एक आदमी अपने चेहरे पर चूहे की खाल लगाता है और फिर एक रहस्यमयी दवा इंजेक्ट करता है जिससे एक जादुई दृश्य शुरू हो जाता है। हालांकि त्वचा का विकास रुका नहीं है। यह जल्द ही आदमी की नाक और मुंह को सील कर देता है। खुद को दम घुटने से बचाने के लिए आदमी छुरी उठाता है और अपना चेहरा काट लेता है। लेकिन त्वचा का विकास तब तक नहीं रुकता जब तक कि आदमी की पूरी आंख पूरी तरह से सील नहीं हो जाती। उसका जीवन इस बक्से में हमेशा के लिए जम गया है। यह 2025 में न्यूजीलैंड की नवीनतम फिल्म है ट्रांसप्लांट। जल्द ही 10 साल बाद उसकी बेटी को सिंगापुर के एक विश्वविद्यालय से पूर्ण छात्रवृत्ति मिल गई। इन सालों में उसके चेहरे पर मौजूद आनुवंशिक जन्म चिन्ह की वजह से कई लोगों ने उसकी आलोचना की है। इसलिए उसने अपना माहौल बदलने का फैसला किया और अपनी मौसी के साथ रहने सिंगापुर चली गई। उसकी एक लड़की भी है जो उसकी ही उम्र की है। उसका नाम एंजेला है। लेकिन अलग अलग संस्कृतियां और माहौल ज्याओलिंग के लिए इस परिवार में ढलना मुश्किल बना देते हैं। वह इन सबको अपने रूप रंग में समेट लेती है। जब उसकी मुलाकात उसी बदसूरत बेघर आदमी से होती है तभी उसे अपनी परेशानी समझ आती है। खुशकिस्मती से ज्याओलिंग कॉलेज में निर्विवाद रूप से अव्वल दर्जे की छात्रा है। जब प्रोफेसर को पता चला कि वह अपने पिता द्वारा छोड़ी गई संदिग्ध त्वचा का अध्ययन जारी रखना चाहती है तो उसने क्या चाहोगे मैं इसे आगे बढ़ाकर पूरा कर दूं, जैसे एक पूरी फिल्म की कहानी की तरह खुशी से कहा कि प्रयोगशाला का दरवाजा उसके लिए कभी भी खुल सकता है, लेकिन सब कुछ उसकी निगरानी में ही होना चाहिए। जाहिर है प्रोफेसर का भी एक अकथनीय उद्देश्य है, लेकिन ज्याओलिंग जो अभी कॉलेज गई थी इतनी आसानी से कोई सफलता नहीं पा सकती थी। बार बार असफलताओं के कारण प्रोफेसर उससे पूरी तरह निराश हो गई और उसकी जगह एक नया व्यक्ति भी ढूंढ लिया। घर लौटते हुए उदास ज्याओलिंग ने जमीन पर पड़े प्रचार पत्र को देखा और अचानक सोचा कि जानवरों की तुलना में पौधों में आत्मचिकित्सा करने की क्षमता कहीं ज्यादा होती है। शायद उनके नाखून प्रयोग की रुकावट को तोड़ सके। आधी रात को ज्याओलिंग पौधों के बगीचे की लोहे की जंजीर में घुस गई। उसने अजीबोगरीब परसिमोन फूल को देखा। हालांकि परसिमोन फूल सुंदर दिखता है, लेकिन खिलने वाली फूल की कली बेहद बदसूरत थी, जैसे कोई अपूर्ण आत्मा। ज्याओलिंग ने चाकू से उस संगठन का एक हिस्सा छीन लिया और जल्दी से प्रयोगशाला में वापस गई। उसने परसिमोन फूल को नए अनुपात के अनुसार फिर से समायोजित किया और उधर प्रोफेसर अपने छात्र युवा के साथ कड़ी मेहनत कर रही थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि छात्र इतनी देर से प्रयोगशाला में पहुंचेंगे। ज्याओलिंग ने जबरदस्ती बाल्टी पकड़ी और अपनी जांग से त्वचा का एक टुकड़ा काट लिया। फिर उसने ज्याओबाई के शरीर से त्वचा का एक और टुकड़ा लिया और उसे अपने घाव पर चिपका दिया। गुलाबी दवा के इंजेक्शन से 2 अलग अलग प्रजातियों की त्वचाएं झटपट एक हो गईं। यह देखकर कि दूसरे पक्ष का प्रयोग सचमुच सफल रहा, प्रोफेसर ने युवा से कहा कि वह आवाज न करे और खुद बाहर चली गई। अनजाने में युवा ने उन दोनों लोगों की अजीब स्थिति देखी और सोचा कि ज्याओलिंग भी उसकी ही तरह है, एक लड़की जिसने ऊंचे स्कोर के लिए अपना शरीर बेच दिया। युवा ने एक तस्वीर ली और जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। बहुत देर हो चुकी है कहकर दोस्ताना व्यवहार करते हुए उसने ज्याओलिंग को घर भेज दिया। लेकिन जब दोनों चले गए प्रोफेसर को अचानक पता चला कि ज्याओलिंग अपनी नोटबुक ले जाना भूल गई है, इसलिए उसने हर पन्ना उतारने का फैसला किया। दूसरी तरफ एंजेला जो घर जाने ही वाली थी को अचानक एक तस्वीर मिली। इससे वह बहुत नाराज हो गई। उसकी मां हमेशा उसे ज्याओलिंग से सीखने के लिए कहती थी जिसके अच्छे अंक आते थे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि सामने वाली पहले ही अपना जिस्म बेच चुकी है। गुस्से में उसने अपनी मां को इसके बारे में बताया, लेकिन उसकी मां को लगा कि वह ज्याओलिंग से जल रही है। अचानक युवा पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। जब ज्याओलिंग पर जबरदस्ती की जा रही थी, युवा ने न सिर्फ उसके रूप रंग का मजाक उड़ाया बल्कि उसे प्रोफेसर से दूर रहने की चेतावनी भी दी। फिर वह यांगचांग के पास गई। ज्याओलिंग ने जन्म चिन्ह को जोर से रगड़ा। लगता है यही सारे दर्द की जड़ है, लेकिन उसके दिल में बहुत सारी शिकायतें होने के बावजूद वह फिर भी अकेली घर चली गई। लेकिन जैसे ही वह घर में दाखिल हुई, ज्याओलिंग ने पाया कि उसके पिता की वेदी बिखरी हुई थी और एंजेला अभी भी उसे उसके देश वापस भेजने के लिए चिल्ला रही थी। लगातार झगड़े के बीच ज्याओलिंग ने आखिरकार अपने हाथ हटा ली। वे दोनों एक दूसरे को पीट रहे थे। जब ज्याओलिंग को होश आया, एंजेला की सांसें पहले ही थम चुकी थीं और तभी उसकी मां घर आ रही थी। ज्याओलिंग ने अपने हाथ में दवा देखी और आखिरकार उसने मन बना लिया। उसने एक सर्जिकल चाकू उठाया और अपनी त्वचा को काट लिया। फिर उसने एंजेला का चेहरा फाड़ दिया। दवा का इंजेक्शन लगाने के बाद उसने उसे अपने चेहरे पर लगा दिया। एक पल के लिए दिल दहला देने वाले दर्द के बाद ज्याओलिंग ये देखकर हैरान रह गई कि उसकी नई त्वचा तेजी से ठीक हो रही थी। आखिरकार उसे वह सुंदरता मिल गई जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। लेकिन तभी नीचे से एक कार के इंजन की आवाज सुनाई दी। ज्याओलिंग घबराहट में एंजेला के कपड़े बदलना चाहती थी, लेकिन उसकी चाची ने अचानक दरवाजा खोल दिया। खुशकिस्मती से उसने लाश को पहले ही बिस्तर के नीचे छिपा दिया था। अगली सुबह मौसी ने ज्याओलिंग को अलविदा कहा और यूरोप की एक व्यावसायिक यात्रा पर निकल गई। वह 1.5 दिन से पहले वापस नहीं आ सकती थी। दूसरों को धोखा देने के लिए ज्याओलिंग ने एंजेला के मोबाइल वीडियो से उसकी हंसी और अंदाज की नकल करनी शुरू कर दी। अगले दिन वह किसी और की पहचान के साथ स्कूल पहुंची, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि एंजेला का कोई अंडरग्राउंड बॉयफ्रेंड होगा। ज्याओलिंग जिसने कभी प्यार का स्वाद नहीं चखा था, सोचती थी कि यह सब उसके नए रूप की वजह से हुआ है। दोपहर में वे दोनों पहाड़ की चोटी पर डेट पर गए, लेकिन एक दूसरे के प्यार में पड़ने से ठीक पहले उसके प्रेमी को अचानक उसके सिर पर एक अजीब सा निशान दिखाई दिया। अगले ही पल ज्याओलिंग जल्दी से घर लौटी और बची हुई गुलाबी दवा अपनी त्वचा में इंजेक्ट कर दी। फिर उसने उसे वापस चेहरे पर लगाया, लेकिन तभी उसे पता चला कि उसकी नोटबुक गायब हो चुकी है। घबराहट में वह प्रयोगशाला पहुंची, डिब्बा उलट पलट किया और कुछ देर घुटनों के बल बैठी रही। आखिरकार उसने प्रोफेसर को बुलाया, लेकिन प्रोफेसर ने बेशर्मी से कहा कि यह शोध का नतीजा अब उसका अपना है। गुस्से से कांपती ज्याओलिंग अभी स्पष्टीकरण मांगने ही वाली थी कि अचानक उसने नीचे से ईवा की आवाज सुनी। नाराजगी में उसने कार की खिड़की खटखटाई, एंजेला होने का नाटक करते हुए और ईवा से घर तक छोड़ने की मदद मांगी। कार में बैठते समय उसने ईवा के खूबसूरत फिगर और त्वचा को गौर से देखा और उसके दिल में एक कड़वी जलन उठी। घर पहुंचकर ज्याओलिंग ने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन जैसे ही दवा का असर खत्म होने लगा, उसकी त्वचा धीरे धीरे सड़ने लगी। यह देख ईवा को भी आखिरकार कुछ अजीब महसूस हुआ। आह!
चीखते हुए ईवा पीछे हटी और भागने की कोशिश करने लगी। शुक्र था कि हाल ही में हुए नवीनीकरण के कारण लिविंग रूम की कांच की खिड़की अब तक नहीं लगाई गई थी। ईवा किसी तरह आंगन तक पहुंची, लेकिन वहां का दरवाजा पहले ही बंद कर दिया गया था। बेबस होकर उसने आखिरी उपाय सोचा और सावधानी से पानी में छलांग लगा दी, लेकिन पानी की लहरों ने जियाओलिंग को उसके अस्तित्व का एहसास करा ही दिया। उसने ईवा के बाल पकड़ लिए और ठंडी बेरहमी से ड्रिल उसके दिमाग में घुसा दी। उस पल जियाओलिंग को वह नई त्वचा मिल गई जिसका वह बरसों से सपना देख रही थी। अगली सुबह आईने के सामने खड़ी होकर वह अपनी खूबसूरती को निहार रही थी। एक अजीब परफेक्ट चेहरा, लेकिन उसके भीतर का सन्नाटा उसे और बेचैन कर रहा था। अब उसके पास सिर्फ एक लक्ष्य बचा था, प्रोफेसर। वह इस नए चमड़े के बैग का इस्तेमाल करते हुए उसके पास पहुंचेगी, न सिर्फ नोटबुक वापस लेने के लिए, बल्कि उसे भी उसकी गद्दारी की कीमत चुकवाने के लिए। लेकिन सच्चाई को यूं ही दफन नहीं किया जा सकता था। ईवा की आत्मा जैसे जियाओलिंग का पीछा कर रही थी, और जब जियाओलिंग ने प्रिंसिपल को एक गुमनाम ईमेल भेजा जिसमें प्रोफेसर और छात्रा के बीच के गलत रिश्ते का पर्दाफाश था, तो उसके भीतर एक अजीब संतोष की लहर उठी, जैसा उसने चाहा था। अगली सुबह पुलिस प्रोफेसर को ले गई। मौका पाकर जियाओलिंग उसके घर में दाखिल हुई। उसने हर जगह तलाशा, लेकिन नोटबुक कहीं नहीं थी। उधर प्रोफेसर समझ चुका था कि उसका करियर अब खत्म होने वाला है, जब तक कि वह इलाज योग्य त्वचा की तकनीक में कोई चमत्कारिक खोज न कर ले। उसने सावधानी से गुलाबी दवा दोनों खालों के बीच डाली और हैरान रह गया जब देखा कि वे आपस में पूरी तरह मिल गईं। यह खोज उसे नोबेल पुरस्कार दिला सकती थी। खुशी में वह शराब की अलमारी की ओर बढ़ा और फिर उस अंधेरी अलमारी से आटे जैसा भरा हुआ एक थैला निकाला। लेकिन उसकी इस हरकत पर नजर गड़ी हुई थी जियाओलिंग की। जैसे ही वह कमरे से बाहर गया, जियाओलिंग ने अलमारी खोली, पर उसमें नोटबुक नहीं थी। वहां सिर्फ गुलाबी रंग की दवा थी जिसका सफल परीक्षण हो चुका था। आईने में झांकते हुए उसने देखा उसकी नई त्वचा उखड़ने लगी थी। जियाओलिंग को यह जगह छोड़ने दूसरे पक्ष की घबराहट को देखते हुए उसने देखा कि एक अजीब प्रोफेसर वाइन कैबिनेट में आया था। फिर उसे पता चला कि दवा बहुत पहले ही गायब हो गई थी। घर वापस आकर जियाओलिंग ने दर्द से ईवा की खाल उतारी और उसका असली चेहरा दिखाया। कुछ ही देर बाद प्रोफेसर उसके पास आया। उसने पहले ही यह सब अंदाजा लगा लिया था। यह सब जियाओलिंग का नोटबुक वापस पाने का तरीका था। गुलाबी दवा पाने के लिए प्रोफेसर ने एक कदम पीछे हटने का फैसला किया। अगर जियाओलिंग उसे दे पाता तो वह अपने जीवन के दूसरे हिस्से को सुलझाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करता। जब उसने उसे देखा तो जियाओलिंग ने कहा कि दवा रेफ्रिजरेटर में है। मुझे नहीं पता कि प्रोफेसर को जागने में कितना समय लगा, लेकिन वह यह देखकर डर गए कि उनकी छाती की चमड़ी कटी हुई थी। इस समय जियाओलिंग ने कहा कि चूंकि वह अपने पिता के शोध को सफल बनाना चाहता था, वह उनकी इच्छा पूरी करेगा। जियाओलिंग ने प्रोफेसर की छाती पर त्वचा का एक टुकड़ा रख दिया। नारंगी तरल की एक नली प्रोफेसर के शरीर में डाली गई, जिससे त्वचा तेजी से बढ़ने लगी। प्रोफेसर को इतनी आसानी से मरने से बचाने के लिए जियाओलिंग ने उनके लिए एक तिनका भी तैयार किया। लेकिन जब वह बदला लेने का आनंद ले रहा था तो पड़ोस के पड़ोसी ने चीख सुनी। वह यह देखने आया कि क्या हुआ था। उसने पुलिस की आवाज सुनी। जियाओलिंग भाग गया, लेकिन पुलिस को जल्द ही उसका पता चल गया। वह जल्दी से मेट्रो प्लेटफॉर्म की तरफ भागा। उसने कोने में बेघर आदमी को देखा। जियाओलिंग जल्दी से दूसरे पक्ष की छाया में छिप गया। आखिरकार वह पुलिस की गिरफ्तारी से बच निकला, लेकिन वह यह देखकर घबरा गया कि उसने घबराहट में गुलाबी दवा की शीशी तोड़ दी थी। इससे दोनों लोगों की त्वचा तेजी से पिघलने लगी। कहानी के अंत में जियाओलिंग, जिसने कई जानें गंवाई थीं, पुलिस की गिरफ्तारी से बचने में कामयाब रहा, लेकिन दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। 2025 में होने वाले प्रत्यारोपण की पूरी जानकारी ऊपर दी गई है।